हेलो दोस्तों, जीत क्लासेज में आपका स्वागत है, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। एक ऐसा मंच जहां पे हर प्रकार के वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, मैं ब्रह्मानंद सिंह आईपीसी सेक्शन प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आया हूं। ठीक है, जो स्पेशल मतलब जो सभी एसआई एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट मैं कवर कर चुका हूं, ये तीसरा है। और पहला क्वेश्चन है, ख की हत्या कारित करने के आशय से क रात्रि में ख के शयन कक्ष में प्रवेश करता है। ख नगर से बाहर गया हुआ था, तो क दोषी होगा। ए हत्या का, बी गृह अतिचार, सी हत्या का प्रयत्न, डी किसी अपराध का नहीं। आंसर है आपका बी गृह अतिचार। ठीक है, देखिए गृह अतिचार जो है वो धारा 442 में दिया गया है। और धारा 442 कहता है कि जो कोई किसी निर्माण, तंबू या जलयान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, या किसी निर्माण में जो उपासना स्थान के रूप में या किसी संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है, प्रवेश करके या उसमें बना रहकर आपराधिक अत्याचार करता है, वह गृह अत्याचार करता है, यह कहा जाता है। ठीक है, तो वह गृह अत्याचार का दोषी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ख ने क को चाय पर आमंत्रित किया। जब ख चाय बनाने हेतु रसोई में था, तभी क को मेज पर एक सोने की अंगूठी मिली। वह उसे उठाता है तथा बाद में उठा ले जाने के बेईमानीपूर्ण आशय से उसे अंगूठी को कमरे में कहीं रख देता है। तो क ने क्या, ठीक है, कोई अपराध नहीं किया, उद्यापन का अपराध किया, चोरी का प्रयत्न किया, चोरी कारित की। ठीक है, तो आंसर है इसका चोरी कारित की, आंसर डी। ठीक है, देखिए चोरी जो है वो धारा 378 में दिया गया है। और 378 कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। ठीक है, एक्सटॉर्शन जो है, उद्यापन जो है वो धारा 383 में है। और उद्यापन जो है वो धारा 383 में दिया गया है। और 383 कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय से साशा डालता है और तद्वारा इस प्रकार के भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह उद्यापन कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए क यह धमकी देता है कि यदि य ने उसको धन नहीं दिया तो वह य के बारे में मान हानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा। अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार य को उत्प्रेरित करता है। क ने उद्यापन किया। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राजद्रोह का अपराध कारित किया जा सकता है। पहला, ए शब्दों या संकेतों द्वारा, बी संकेतों या दृश्य द्वारा, सी मौखिक या लिखित शब्दों या संकेतों या दृश्य रूपण द्वारा, या अन्यथा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है इसका सी मौखिक या लिखित शब्दों या संकेतों या दृश्य रूपण द्वारा। राजद्रोह का जो केस है यह धारा 124 क में दिया है। ठीक है, धारा 124 ऑफ आईपीसी इंडियन पिनल कोड में धारा 124 क जो है वो राजद्रोह के बारे में बात करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस धारा में दंगा के दंड का प्रावधान है। धारा 159, बी धारा 160, सी धारा 141, डी धारा 146। आंसर है आपका बी धारा 160। धारा 160 जो है वो दंगा के दंड के लिए प्रावधान करती है, जिसमें 1 महीने की जेल और फाइन हो सकता है 100 रुपये तक, या दोनों हो सकता है। धारा 159 जो है यह दंगा को परिभाषित करता है। दंगा जबकि 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव के बारे में बात करता है। और धारा 146 बलवा करना के बारे में बात करता है। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बलवा करने के लिए दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष का दंड का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। ठीक है, आंसर है आपका बी 2 वर्ष। बलवा करना धारा 146 में दिया गया है और धारा बलवा करने के लिए दंड का जो है वो धारा 147 में दिया गया है, जो कि कहा गया है कि किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों प्रकार से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, और बलवा करना को धारा 146 में डिफाइन किया गया है। धारा 146 कहता है कि जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की किस धारा में हत्या के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए धारा 299, ऑप्शन बी धारा 300, ऑप्शन सी धारा 304, ऑप्शन डी धारा 302। ठीक है, तो हत्या के लिए दंड का प्रावधान धारा 302 में किया गया है, इसलिए आंसर है आपका डी, जिसमें मृत्यु व आजीवन कारावास और जुर्माना यह सजा हो सकती है। धारा 299 जो है वो आपराधिक मानववध के बारे में बात करता है, कल्पेबल होमिसाइड। धारा 300 जो है वो हत्या के बारे में बात करता है और धारा 304 जो है हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड का प्रावधान करता है। तो ध्यान दीजिएगा, धारा 302 जो है वो हत्या के लिए दंड का प्रावधान करता है और धारा 300 जो है वो हत्या के बारे में बात करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का उपबंध किया गया है? ऑप्शन ए धारा 302, ऑप्शन बी धारा 304 बी, ऑप्शन सी धारा 304 ए, ऑप्शन डी धारा 307। आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है धारा 304 ए। ठीक है, 304 ए में उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना को परिभाषित किया गया है, जिसमें 2 साल के लिए सजा और फाइन हो सकता है। धारा 302 हत्या के लिए दंड, धारा 304 बी दहेज मृत्यु और धारा 307 हत्या के लिए प्रयत्न का प्रावधान किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए व्यपहरण का उपबंध है? ऑप्शन ए धारा 360, ऑप्शन बी धारा 361, ऑप्शन सी धारा 363 क, ऑप्शन डी धारा 363 ख। आंसर है आपका डी, धारा 363 ख जो है वह फिरौती के लिए व्यपहरण का उपबंध करता है। ठीक है, और फिरौती के लिए व्यपहरण के लिए अगर कोई दोषी है तो उसे मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना हो सकता है। धारा 360 जो है वो भारत में से व्यपहरण के बारे में बात करता है। धारा 361 विधिपूर्ण संरक्षता से व्यपहरण की बात करता है। ठीक है, किडनैपिंग फ्रॉम लीगल गार्जियनशिप। और धारा 363 क जो है वो भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तव्य का व्यपहरण या विकलांगीकरण के बारे में बात करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 340 में उपबंध किया गया है। ऑप्शन ए सदोष अवरोध, ऑप्शन बी सदोष परिरोध, ऑप्शन सी घोर उपहति, ऑप्शन डी उपहति। ठीक है, आंसर है आपका बी सदोष परिरोध। कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति को इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है कहा जाता है। मान लीजिए ए बी को किसी एक रूम में बंद कर देता है और उसे बाहर नहीं जाने देता है, तो इसे सदोष परिरोध कहा जाएगा। ठीक है, धारा उपहति जो है वो धारा 319 में डिफाइन किया गया है, घोर उपहति धारा 320 में डिफाइन किया गया है और सदोष अवरोध धारा 339 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में उपबंध किया गया है। ऑप्शन ए घोर उपहति का, ऑप्शन बी उपहति का, ऑप्शन सी व्यपहरण का, ऑप्शन डी रिष्टि का। आंसर है आपका घोर उपहति, ऑप्शन ए। घोर उपहति जो है वह 8 प्रकार का होता है। ठीक है,
और धारा 320 में घोर उपहति के बारे में बात किया गया है, जो 8 प्रकार की है। पुंसत्वहरण, दूसरा दोनों में से किसी नेत्र की दृष्टि चली जाए, तीसरा दोनों कानों में से किसी एक कान से सुनाई न देना, चौथा किसी अंग या जोड़ का विच्छेद हो जाना, पांचवा किसी भी अंग या जोड़ का शक्तियों का नाश हो जाना, छठवां सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण, सातवां अस्थि या दांत या भंग या विसंधान हो जाना, आठवां कोई उपहति जो लाइफ के लिए संकटग्रस्त हो। ठीक है, तो यह हुआ 8 प्रकार के उपहति के बारे में। उपहति धारा 319 में बताया गया है, व्यपहरण धारा 359 में है और इष्टि 425 में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में प्रतिरूपण द्वारा छल को परिभाषित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन है आपके 415, बी 420, सी 425, डी 416। आंसर है आपका डी 416। 416 जो है वो प्रतिरूपण द्वारा छल के बारे में बात करता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो धारा 415 यह छल के बारे में बात करता है। धारा 420 छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना, और धारा 425 रिस्टी मिसचीफ के बारे में बात करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में डकैती को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है आपके धारा 390, धारा 393, धारा 391, धारा 399। आंसर है आपका सी धारा 391। धारा 391 जो है वो डकैती के बारे में बात करता है। डिफाइन मतलब डिफिनीशन कहती है, धारा 391 कहता है कि जबकि 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर, ध्यान दीजिएगा, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं, जहां की वे व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसी लूट के लिए किए जाने या ऐसे प्रयत्न का मदद करते हैं, कुल मिलाकर 5 या अधिक हर व्यक्ति इस प्रकार की लूट करता है या इसका प्रयत्न करता है, उसमें मदद करता है, कहा जाता है वह डकैती करता है। धारा 391 डकैती। धारा 390 जो है वो लूट के बारे में बात करता है। धारा 393 लूट करने का प्रयत्न और धारा 399 डकैती के लिए तैयारी करना। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि लोक सेवक अपनी परिरक्षा में से किसी स्त्री के साथ संभोग करता है तो वह भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा। ऑप्शन ए धारा 228 क, ऑप्शन बी धारा 376, ऑप्शन सी धारा 376 ख, ऑप्शन डी धारा 375। आंसर है आपका सी धारा 376 ख। धारा 376 ख के अंतर्गत अगर कोई भी लोक सेवक के अभिरक्षा में अगर कोई स्त्री है, अगर उसे संभोग करता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ख के अंतर्गत उसे कठोर कारावास जो मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। धारा 376 बलात्कार के लिए दंड और धारा 228 को कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति का पहचान प्रकटीकरण और धारा 375 बलात्कार के बारे में बात करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो के बारे में प्रावधान करती है। ऑप्शन ए धारा 64, ऑप्शन बी धारा 67, ऑप्शन सी धारा 63, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है आपका बी धारा 67। धारा 67 कहती है कि जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है। अगर मान लीजिए कोई अपराध किया और उसमें सिर्फ जुर्माना देना है, अगर वह जुर्माना नहीं दे पाता है तो उसके बदले में उसे कारावास हो सकती है। धारा 64 जो है वो जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश और धारा 63 जो है वो जुर्माने की रकम के बारे में बात करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दुराशय आवश्यक तत्व नहीं है। लूट, बी चोरी, सी हत्या, डी द्विविवाह। इसमें आंसर है आपका डी द्विविवाह जो है वो दुराशय के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, जबकि ऊपर के तीनों जो हैं लूट, चोरी और हत्या यह दुराशय के लिए आवश्यक तत्व है। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिस सेट तीसरा यहाँ पे समाप्त होता है। पढ़ते रहिए जीत क्लासेज विद सुजीत सिंह के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमें व्हाट्सएप
फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करिए। धन्यवाद।